इन्फ्लेशन आज पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हमारे देश में भी इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इन्फ्लेशन है क्या? देखिए, इन्फ्लेशन है किसी भी देश में उसके भीतर जो है एक निश्चित अवधि के भीतर, एक निश्चित समय के भीतर जो जनरल प्राइस में जो चेंज होता है ना, उसी की जो रेट है, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइसेस जो है, उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो ये क्या होता है कि इसमें होता क्या है इन्फ्लेशन में, कि जैसे मान लीजिए कि आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदते थे और अब जो है उसकी प्राइस बढ़ गई और वो आपके लिए 10-10 रुपये में बढ़ करके जो है महंगी हो गई। तो अब आप सामान तो सेम खरीदेंगे लेकिन पैसा आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इसका उल्टा मतलब क्या हुआ कि आपकी परचेजिंग पावर घट गई, गिर गई, आपकी परचेजिंग पावर कम हो गई। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है? अब आप 100 रुपए के अगर आपके पॉकेट में है तो अब आप पहले से कम सामान खरीद पाएंगे, यानी कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ गई। अब अगर उतना ही सामान लेना है तो आपको 110 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। यही आपकी नॉर्मल लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इसी से जो है आम जनता भी प्रभावित होती है और बड़ी बड़ी कंपनियां प्रभावित होती हैं, पूरी इकोनॉमिक प्रभावित होती है। अब होता क्या है कि इससे कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होगा, इसका इम्पैक्ट देखिए इतना खराब क्यों होता है। इन्फ्लेशन एक रेट तक तो ठीक रहता है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसमें परेशानी क्या होती है कि लोगों के पास जो है सुविधाएं कम होने लगती हैं। ठीक है, सामान वो खरीदने का कम होने लगता है, तो डिमांड सडनली कम हो जाती है क्योंकि पैसा ही नहीं है। जब पैसा ही नहीं तो डिमांड कहाँ से होगी? और जब डिमांड नहीं रहेगी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्या करेगा? तो जब प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तो फिर जो वो धीरे धीरे जो प्राइसेस जो है वो बढ़ रही थी, नो डाउट, तो वो उसमें उसके पास समस्या आएगी कि जो अब वो प्रोड्यूस भी कम करेगा और इधर पैसा खरीदने वाले के पास भी पैसा नहीं है। तो इसकी वजह से जो है वो एक इकोनॉमिक की ग्रोथ जो है ना बहुत तेजी से हैम्पर होती है, जिसको हम मोटी भाषा में कहते हैं कि रिसेशन आने वाला है। ठीक है, अब होता क्या है कि ये रिसेशन अपने आप नहीं आता। ये क्या होता है कि महंगाई को कंट्रोल कर, पहले तो समझिए महंगाई आती कहाँ से है। महंगाई का एक सबसे बड़ा कारण, एक तो डिमांड शॉक, सडनली किसी वजह से डिमांड बढ़ गई। ठीक है, दूसरा है सप्लाई शॉक, सडनली किसी वजह से किसी इंपॉर्टेंट जो है किसी चीज़ की सप्लाई अचानक से रुक गई, जैसे क्रूड ऑयल। अच्छा, भाई समझ लीजिए कि अचानक से खाड़ी देशों में युद्ध हो गया या ओपेक कंट्रीज में कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया। तो क्या होगा कि ऑयल प्रोड्यूस करना बंद कर दिया तो जब जो है सप्लाई उसकी कम हो जाएगी, सप्लाई कम होती है उसकी डिमांड जो है बढ़ेगी, तो सडनली उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। अब लगभग दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका प्राइस का इम्पैक्ट जो है वो ऑयल से ना पड़ता हो, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो आपकी पूरी जो है महंगाई को बढ़ा देगा। अब तीसरी क्या चीज़ होती है, जैसे अचानक से जैसे कोई बहुत बड़ी महामारी आ गई। तो बहुत बड़ी जब महामारी आ जाती है तो क्या होता है कि आपका जो है पूरा का पूरा जो है ना इकोनॉमिक कंडीशन पूरी लड़खड़ा जाती है, गिर जाती है एकदम, उसकी हालत ख़राब हो जाती है। तो अब उस कंडीशन में देश को बचाए रखने के लिए क्या होता है कि मॉनिटरी सप्लाई जो है बहुत बढ़ा दी जाती है। तो अभी हमारे देखिए पूरी दुनिया में यही हुआ। अब उसमें देखिए तीसरी कंडीशन होती है एक और कि वॉर हो जाए। वॉर हो जाने से भी महंगाई बढ़ जाती है क्योंकि चीज़ों की कहीं कहीं से सप्लाई आनी बंद हो जाती है, कहीं से डिमांड फर्क पड़ता है, तो सप्लाई डिमांड का जो बैलेंस है ना वो गड़बड़ा जाता है, जिसकी वजह से रेट बढ़ जाते हैं। अब देखिए हुआ क्या कि ये इन्फ्लेशन बढ़ा कहाँ से, आप समझिए। इन्फ्लेशन की शुरुआत हुई कोविड से। कोविड में क्या हुआ कि एक तो जब कोविड आए तो भाई सडनली पूरी दुनिया जो है 1.5-2 साल, 1.5 साल के लिए, 1 साल के लिए तो बहुत, 6 महीने तो एकदम पूरी की पूरी बंद हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं 1.5 साल तक इसका इम्पैक्ट रहा। अब उस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि जब घर से बाहर निकल ही नहीं सकते तो काम कैसे करेंगे और खाएंगे क्या और कमाएंगे क्या और फिर बिजनेस कैसे होगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने, पूरी दुनिया गवर्नमेंट ने ढेर सारा स्टिमुलस दिया। स्टिमुलस मतलब इकोनॉमिक पैकेज दिया। चलो हमको तुमको खाने का दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, दुनिया भर का, पूरी दुनिया ने जितना हो सकता है। अब इसको करने के लिए क्या किया उन्होंने, उसको करने के लिए उनको वही कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो हो नहीं रही थी। तो एक ही तरीका है कि नोट छापो। तो पूरी दुनिया ने जो है ना नोट छाप छाप के पूरी सारे दुनिया के देशों ने, ऑल ओवर जितनी भी ये पूरे वर्ल्ड हैं, तो सारी इकोनॉमीज ने अपने यहाँ वो जो है प्रिंटिंग करी, मनी की प्रिंटिंग की और उसको खूब सप्लाई किया स्टिमुलस के फॉर्म में, जो है ना पैकेज के फॉर्म में, इकोनॉमिक पैकेज के फॉर्म में खूब पुश किया। उसका नतीजा क्या हुआ आपने देखा होगा कि कोविड के बाद जो आप देखें ना कि मार्केट एकदम मतलब इतनी तेजी से उछल करके ऊपर भागा। वो क्यों भागा? क्योंकि वो ओवर सप्लाई थी मनी की। अब मार्केट में क्या था, उस समय सारे काम बंद थे और पैसा आ गया ज्यादा, तो लोग कहां डालेंगे? बस एक ही जगह, एक ही बिजनेस खुला हुआ था पूरे, आप समझ लीजिए कि कोविड के दौरान वो था स्टॉक मार्केट।
आपने देखा होगा, और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि भाई कोविड के बाद बहुत ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आ गए, क्योंकि लगभग उस समय और कोई काम था ही नहीं किसी के पास। तो स्टॉक मार्केट की जो अवेयरनेस है इंडिया में ना, वो कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और ये और बढ़ेगी और हमेशा बढ़ने वाली है। बट ये कोविड जो है हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट साबित है, कि उसके बाद बहुत ढेर सारे लोग इसमें आए और उन्होंने इस चीज़ों को समझा और इसको रियलाइज किया, और फिर अब इसके बाद वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो क्या हुआ अल्टीमेटली कि बहुत ज़्यादा फंड, बहुत ज़्यादा मनी जो है ना, मनी सप्लाई अचानक से मार्केट में आई, जिसकी वजह से आपने देखा कि स्टॉक मार्केट एकदम कहाँ 8,000, 7,000, 8,000 के आसपास था, वहां से उछल के सीधा 18,000 पहुंच गया। प्री कोविड लेवल में कहाँ था, 12,500, 300 के आसपास था। उसके बाद वो तोड़ता हुआ एकदम रुका नहीं, सीधे 18,000 पहुंच गया। ठीक है, तो ये क्या था, ये क्या मतलब आपके दिमाग में आएगा ऐसा क्या हो गया कि इकोनॉमिक कंडीशन कोविड के बाद कितनी चेंज हो गई? नहीं, कोविड का इंपैक्ट तो अभी तक चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन तो कोई चेंज हो नहीं गई थी प्री कोविड लेवल से। तो अचानक क्या हो गया, मनी सप्लाई, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई जो है आपके पूरे दुनिया में आ गई थी, और उसको एक ही जगह डालने की मिल रही थी, वो थी शेयर मार्केट। तो वो शेयर मार्केट में आ गई और वहां से बढ़ गई। अब क्या हुआ देखिए, अल्टीमेटली लोगों ने पैसा भी खूब कमाया शेयर मार्केट में, मतलब तब तो कहीं कुछ भी खरीद लो बढ़ जाता था। तो ओवरऑल पैसा लोगों के पास काफी ज्यादा आ गया। जब पैसा ज्यादा आ गया इकोनॉमी में, तो क्या होगा, अब सब कोई जो है ना खरीदने में सोचेंगे नहीं। मतलब जैसे ही इकोनॉमी खुली ना, जैसे रिस्ट्रिक्शन हटा, तो लोग जो है वो एकदम कह लीजिए कि एकदम जोश में आकर के ना अब वो खरीदना शुरू किया, क्योंकि सप्लाई गवर्नमेंट दे ही रही थी पैसे की। तो तुरंत जो है ढेर सारा जो है डिमांड क्रिएट हो गया, पेंटअप अच्छी खासी डिमांड क्रिएट हो गई। और उसमें क्या था कि सामान जो है अगर 10 तो खरीदने वाले हो गए 20, और अगर 10 भी खरीदने वाले हैं तो उनके पॉकेट में रुपया हो गया ज़्यादा, तो वो 10 की जगह 20 देने को तैयार थे। इस वजह से धीरे 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 ये होता ही है कि जब भी बहुत ज़्यादा सप्लाई बढ़ जाएगी ना इकोनॉमी में मनी की, तो वो इन्फ्लेशन उसका रिजल्ट है। इन्फ्लेशन का एक दूसरा नाम है, हिंदी में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब मनी का प्रेशर, मुद्रा का प्रेशर। ठीक है, जैसे बलून में हवा भर देते हैं, वैसे ही जैसे इकोनॉमी में अगर आप क्या करेंगे कि मनी, मॉनेटरी सप्लाई, मनी को भर देंगे ढेर सारा, तो जब क्या होगा वो फूल जाएगा। तो इसी तरीके से प्राइसेस फूल गई, बढ़ गई, इन्फ्लेट हो गई प्राइसेस, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन, इन्फ्लेट हो जाना। तो उसकी वजह से क्या है कि अब धीरे धीरे प्राइसेस, अब देखिए एक एक के बाद इवेंट कैसे होते गए। अब दूसरा क्या हुआ, खाली इतना ही नहीं हुआ कि कोविड के बाद मनी सप्लाई आई, अब सारे के सारी चीजें आ गई। दूसरा क्या हुआ कि कोविड के दौरान जो है सब बंद हो गया था, तो जो ओपेक कंट्रीज थी उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो अब उसके बाद क्या हुआ कि जब लॉकडाउन हटा, लॉकडाउन हटने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक बदमाशी की। उन्होंने हेल्थ, एक तो वो भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर नहीं पाए थे उस दौरान, तो ऐसे ही ऑयल की सप्लाई थोड़ी रिजर्व कम था। और उसके बाद उन्होंने, देखिए ठीक है वो कर भी सकते थे, लेकिन जहाँ तक कई लोग इस बात को मान रहे हैं कि उन्होंने जानबूझ करके अपनी सप्लाई नहीं बढ़ाई, क्योंकि जो कोविड के दौरान जो उनको लॉस हुआ था उसको मेकअप करने के लिए उन्होंने जानबूझ करके जो है क्रूड ऑयल की रेट को बढ़ने दिया। ठीक है, क्योंकि सप्लाई कम रखेंगे तो रेट बढ़ेगा। तो जब रेट बहुत बढ़ गया उस समय उन्होंने फिर उसको सप्लाई अपनी बढ़ाई, जिससे कि उनको जो लॉस हुआ था ना पहले लॉकडाउन के दौरान, वो सारा लॉस उनका कवर हो गया। तो इसके पीछे ओपेक कंट्रीज जो है वो जितना उनका नुकसान हुआ था उन्होंने लगभग सब कवर कर लिया। तो एक तो फ्यूल प्राइस, एक तो कोविड का रेस्ट्रिक्शन, मनी सप्लाई, और दूसरा फ्यूल प्राइस, तो उसने और एडअप कर दिया राइजेस, प्राइस राइज में। उसके बाद आप देखे होंगे इधर थोड़ा सा वेदर के भी कंडीशन जो है ना, देखिए ये तीनों जो वेदर कंडीशन जो है थोड़ी सी लड़खड़ाई, कहीं बाढ़ आ रहा है तो कहीं कुछ आ रहा है, उससे भी इम्पैक्ट पड़ता है जो है इकोनॉमिक कंडीशन में, ग्रोथ में। जैसे अभी अब क्या, अब देखना होगा आपने कि ये कोविड की वजह से जब काम नहीं हो पाया, तो चिप जो है, चिप की बड़ी शॉर्टेज हुई, तो इस पे चिप से डिपेंडेंट जितने भी बिजनेस थे सबकी प्राइसेस अचानक से बहुत बढ़ गई। कंप्यूटर की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, मोबाइल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई, कारों की प्राइसेस बढ़ गई, क्योंकि वो बना ही नहीं पा रहे थे, तो कम कारें, मैन्युफैक्चरिंग भी कम हो गई। अब जब थोड़ी बहुत जो रही सही कसर थी वो हमारे पुतिन जी ने पूरा कर दी, थोड़ा बहुत कुछ जो बच गया था वो पुतिन जी ने पूरा कर दिया यूक्रेन के ऊपर में अटैक करके। तो यही 3-4 कंडीशन होती है। तो 2022 में चारों की चारों फुलफिल हो गई, कोविड रिस्ट्रिक्शन, मनी सप्लाई भी बढ़ गई, आपका क्रूड ऑयल भी बढ़ गया, वेदर भी डिस्टर्ब हुआ, और वॉर भी आ गई। तो ये सारे के सारे फैक्टर यहाँ पे आ गए, और उसका नतीजा क्या हुआ जो आप देख रहे हैं कि ये एकदम शॉर्ट अप करके इन्फ्लेशन 7% इंडिया का पहुंच गया है, और पूरे दुनिया में इन्फ्लेशन बहुत बड़ी चीज हो गई। अब यहाँ पर समझ में आया, और ये होना था, देखिए इन्फ्लेशन तो बढ़ना ही था, क्योंकि इतनी ह्यूज मनी सप्लाई थी, तो इन्फ्लेशन को तो बढ़ना ही था। अब वहां पर क्या है कि अब जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेंशनरी मेजर,
इकोनॉमी को बचाने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए खूब सप्लाई करते हैं। अब क्या है, अब ये कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर है कि अब महंगाई तो बढ़ गई, अब कॉन्ट्रैक्शनरी मेजर लेना है, तो क्या करेगा जो आरबीआई होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है, तो वो क्या करेंगे, अब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू करेंगे, जो कि हो रहा है। आप देख रहे हैं कि फेड उधर यूएस में बढ़ा रही है, इधर इंडिया में बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या करेंगे, वो मनी सप्लाई जो एक्सेस घूम रही है ना बाजार में, उसको वो सक करेंगे, जिसकी वजह से आप देखते हैं कि तुरंत मार्केट डाउन होना शुरू हो जाता है। आप जो देख रहे हैं ना कि मतलब हर अरे गहरे नत्थु खैरे शेयर की प्राइस आसमान पहुंच गई थी, उसका फंडामेंटल था कि नहीं था। मतलब कहते हैं ना, जो डायमंड की तो वैल्यू बढ़ी थी, लेकिन जो कूड़ा कबाड़ थे ना, उनकी वैल्यू बहुत बढ़ गई थी, उनकी वैल्यूएशन से कोई लिंक नहीं रह गया था। अब क्या है, 2022 में देखो आप, 2022 में जितने ये ट्रेडर बने थे, 2021 के 20-21 के दौरान जितने ट्रेडर नए नए आए थे, जिन्होंने मतलब आंख मूंद के पैसा बनाया, उनको लगता था कि अरे ये तो एकदम चुटकी का काम है शेयर मार्केट में, 2022 में मैक्सिमम के पोर्टफोलियो लॉस में है। और कई लोग तो जितना कमाए थे उतना गंवा दिए, जो बुद्धिमान थे थोड़ा बचा के रखे हुए हैं और बुद्धिमानी से खेल रहे हैं, और जो ज्यादा बुद्धिमान है, जो रियल ट्रेडर बन गए हैं, जिन्होंने सीख लिया है, वो बहुत सेफली प्ले कर रहे हैं, कैश लेकर के थोड़ा थोड़ा हैंडल कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम जनता जो है वो फंस चुकी है। वो हाई लेवल पर क्या होता है, वो खरीदते गए बेचते गए, खरीदते गए बेचते गए, और अपना सारा पैसा डाल दिया, और वहां से मार्केट गिरना शुरू किया, तो इस आशा में कि नहीं वो एक दिन रिकवर होगा, वो फंसे हुए हैं वहीं पे और लंबा फंसेंगे। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। तो ये क्या है कि चारों के चारों कंडीशन फुलफिल हो गई यहाँ पे। अब इकोनॉमी क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड की जो सेंट्रल बैंक है, अब उन्होंने क्या किया कि अब वैक्यूमिंग शुरू की। पहले जो सप्लाई बढ़ाई थी, अब उसको खींच रहे हैं वापस, इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, थोड़ी क्रेडिट पॉलिसी टाइटनिंग हो रही है। तो इससे क्या होगा कि सिस्टम से जो है पैसा सक हो जाएगा, सारा पैसा जो है, जितना एक्सेस पैसा है, वो सारा का सारा वो बैंकों में चला जाएगा, वो इसके अंदर चला जाए, सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो जो जो हवा में जो मतलब जो गुब्बारे में जो हवा भरी हुई है ना, वो हवा क्या है, मनी है, तो वो धीरे 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 खींचेंगे, अब वो धीरे 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 नीचे आएगी। अब कहां पर आएगा, यहां पर, अब वहां जाकर के आपके पास क्या बचेगा, अब इसका इंपैक्ट क्या होगा कि अब समस्या क्या होगी, जब पैसा कम होगा, बोरोइंग मुश्किल हो जाएगी, बैंक थोड़ा कम लोन देंगे या बड़ा स्ट्रिक्ट लोन देंगे, और इस कंडीशन में जो है कंज्यूमर्स के पास अब फिर दिक्कत आएगी, महंगाई बढ़ गई है, अब कंज्यूमर कम बाय करेगा, कंज्यूमर कम बाय करेगा तो प्रोडक्शन भी डाउन होगा, प्रोडक्शन डाउन होगा तो इकोनॉमी भी स्लो करेगी। यही बात हो रही है कि अब इकोनॉमिक ग्रोथ पूरे वर्ल्ड की जो है वो स्लो होने वाली है। अब जब कोई भी जब 2 क्वार्टर के इकोनॉमिक ग्रोथ जब नेगेटिव हो जाती है ना, तो उसको रिसेशन कहते हैं कि अब ये रिसेशन आ गया। अब जब ये अगर बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन खराब हो जाएगी तो उसको डिप्रेशन कहते हैं, जैसे ग्रेट डिप्रेशन हुआ था ना उस समय वर्ल्ड वॉर के बाद। तो अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जहां तक दिख रहा है इंडिकेशन ऐसे नहीं है कि डिप्रेशन आ जाएगा, लेकिन रिसेशन जो है वो चल रहा है। और अभी जो है कि आगे आने वाले समय में ये टाइटनिंग और चलेगी, जहां तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया में लगभग 6% तक इंटरेस्ट रेट जो है वो रेपो रेट को बढ़ा करके ले जाएंगे, और उससे काफी ज्यादा पैसा मार्केट का सक हो जाएगा, जिसकी वजह से कि जो प्राइसेस कूल डाउन होने लगेंगी। क्रूड ऑयल की प्राइसेस धीरे धीरे डाउन होने लगी हैं, कोविड रिस्ट्रिक्शंस का इंपैक्ट अब खत्म हो ही गया है, और वॉर जो है अब थोड़े दिनों में वो भी सेटल हो जाना चाहिए, बशर्ते ये अब ये नया ना शुरू कर दें अमेरिका, ताइवान और चीन। ताइवान वाला जो है ना, इधर ये शांत हुआ तो पता चला कि चीन और ताइवान मिलकर शुरू कर दे, जिसमें अमेरिका भी कूद जाएगा। तो अब ये अगर सिनेरियो नया खड़ा हो जाता है तो वहां से इन्फ्लेशन फिर और टाइट हो जाएगा, वो और भागेगा ऊपर। तो ये सारी चीजें अफेक्ट करती हैं। अब ऐसे सिनेरियो में हम क्या करें एज अ ट्रेडर। देखिए, ट्रेडर अगर आप हो तब तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप मार्केट ऊपर जाएगा चाहे नीचे जाएगा, आपको उसमें दोनों तरफ से गेन मिलेगा। और इस कंडीशन में जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है ना, तो मार्केट ट्रेंडिंग ही होता है, नॉन ट्रेंडिंग नहीं होता। अभी लड़ाई हो जाएगी तो मार्केट ट्रेंडिंग गिरना शुरू हो जाएगा, अभी कुछ अच्छी खबर आ जाएगी तो मार्केट ट्रेंडिंग ऊपर होना शुरू हो जाएगा। जब सारी सिनेरियो नॉर्मल रहती है ना, उसी समय मार्केट नॉन ट्रेंडिंग रहता है। तो एक ट्रेडर को तो ट्रेंडिंग मार्केट में तो बहुत ज्यादा फायदा है उसको, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो। लेकिन इन्वेस्टर क्या करे, अब इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो केवल एक डायरेक्शन में जा सकता है, अपर साइड, वो डाउन साइड में जा ही नहीं सकता, यानी वो केवल बायर बनता है, वो शॉर्ट सेलर हो नहीं सकता, वो शॉर्ट कर नहीं सकता, वो केवल लॉन्ग प्ले कर सकता है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप कौन से सेक्टर को प्रेफर करेंगे, किस एरिया को प्रेफर करेंगे। तो देखिए, इन्फ्लेशन प्रूफ जो है, इंडिया की कंडीशन में इन्फ्लेशन प्रूफ जनरली 2 सेक्टर माने जाते हैं। बाकी सारे सेक्टर, ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जो इन्फ्लेशन से बचा हुआ रहेगा, सारे सेक्टर जो है इससे अफेक्टेड होंगे। लेकिन बचा कौन सा सेक्टर रहेगा, एक तो आईटी।
आईटी का इन्फ्लेशन से डायरेक्ट लिंक नहीं है, इसका भी इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक है, डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ से लिंक है कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो फिर वो किसको सर्विस देगा, वो धीरे धीरे उसके जो कॉन्ट्रैक्ट जो उसको बढ़ रही थी जो सब आईटी कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन क्या है कि ये मेंटेनेंस सर्विस है ना, कि जितनी कंपनियां हैं सडनली बंद नहीं हो जाएंगी, तो वो क्या है कि जो सर्विस वो उनको दे रहे हैं क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है तो वो उनको देते रहेंगे, तो उससे इनको अच्छी खासी रेवेन्यू आती है। प्लस इनको एडवांटेज क्या होता है कि जब जैसे अभी डॉलर की वैल्यू बहुत बढ़ती है तो डॉलर वैल्यू बढ़ने से इनको तो और फायदा ही होता है, क्योंकि इनका इंडिया में जो आईटी जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्ट आईटी की सर्विसेज का होता है इंडिया से, तो इसको बहुत बड़ा रेवेन्यू 70 से 80% जो है ना लगभग सारी कंपनियों का जो है रेवेन्यू बाहर से आता है, तो उनको हमेशा फायदा होता है। दूसरा है फार्मा। फार्मा के केस में क्या है कि आप देखिए जैसे कभी भी कोई महामारी फैलती है तो फार्मा तो ऐसे ही शॉर्ट अप कर जाता है, कोविड में आपने देखा होगा बहुत जबरदस्त शॉर्ट अप किया, वहां से काफी रिट्रेस हो गया है। लेकिन अभी क्या है, जब इन्फ्लेशनरी कंडीशन के अंदर में वहां पे वैल्यू मिलती है, इन्फ्लेशन जब भी होता है ना तो वैल्यू इन्वेस्टिंग तुरंत जिंदा हो जाती है। 2021 का जब राइज हो रहा था ना तो लोगों ने कहा अरे वॉरेन बफेट का स्टाइल तो खत्म हो गया, वैल्यू इन्वेस्टिंग का जमाना चला गया, अब कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही मार्केट जब रिसेशन मोड में आता है ना तुरंत वैल्यू इन्वेस्टिंग जिंदा हो जाती है, तब लोगों को समझ में आता है कि यार रिसेशन के टाइम में एक ही चीज टिकती है, वो है वैल्यू। तो अभी भी अगर आपको वैल्यू स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नुकसान नहीं है। प्लस फार्मा और आईटी आपको बचे हुए रहेंगे। दूसरा है कि जो जो मतलब आप समझ लीजिए कि जो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स है ना, जिनको भाई आप छोड़ नहीं सकते, खाना खाना थोड़े छोड़ देंगे, पानी पीना थोड़े छोड़ देंगे, जो भी चीज़ है घर का राशन दाल चावल रोटी सब्जी वो तो आप खाएंगे ही खाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनकी जो है लगभग रेवेन्यू उनका बिजनेस लगभग चलता रहता है, उसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आती है, तो उनमें भी वो भी थोड़ा सा स्टेबल बिहेव करते हैं। नुकसान सबसे ज़्यादा किन को होता है, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है गाड़ी मैन्युफैक्चरर, लोग गाड़ी नहीं खरीदेंगे। बैंकों का नुकसान होता है, लोन कम लेंगे तो उनको इनकम कम होगी। तीसरा नुकसान होता है जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, लोग क्या करते हैं अपना खर्चा पोस्टपोन कर देते हैं, अरे ठीक है नहीं लेंगे बड़ी टीवी, नहीं लेंगे बड़ी गाड़ी, अभी थोड़ा दिन रुक जाते हैं। तो ये जितने जो मतलब ये कॉन्स्पिक्यूअस कंजम्पशन है ना, जो थोड़े से मतलब शो ऑफ वाले कंजम्पशन जहां जहां होते हैं उसके खर्चे रुक जाते हैं, लोग सेविंग करने लगते हैं। अब इसका नुकसान इन्फ्लेशन का एक और तरफ से आता है कि एक तो बैंक रेट अगर घटा रहेगा तो नुकसान कहां से आएगा, अगर सेविंग रेट कम रहेगा तो आप सोचो अगर मान लीजिए एफडी का इंटरेस्ट रेट है 6% और इन्फ्लेशन बढ़ गया 7%, तो अल्टीमेटली तो आपकी वैल्यू खत्म हो रही है, आपकी तो वैल्यू जा रही है ना, 1% का आपको अभी भी लॉस हो रहा है, तो कोई फायदा नहीं है। इसी चीज को रोकने के लिए बैंक क्या करते हैं, वो इंटरेस्ट अपना बढ़ाते जाते हैं और वो धीरे धीरे जैसे करेंगे तो इन्फ्लेशन कम, तो इन्फ्लेशन हमेशा बैंक के इंटरेस्ट रेट से कम रहना चाहिए एक हेल्दी ग्रोथ के लिए, तभी पैसा आप जो है सिस्टम में रहेगा। अदरवाइज क्या होगा, जैसे अमेरिका वगैरह की तरह वहां कोई बैंक में एफडी करने का सेंस ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इंटरेस्ट रेट इतना कम है कि वहां पे क्या वो बैंक में एफडी करेंगे, कोई एफडी करता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी अब देखिए यहाँ भी हो तो वही रहा है, पहले कभी एक ज़माने में 10% हुआ करता था एफडी का रेट, अब वो गिरते 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 यहाँ तक आ गया। ठीक है, 6% 5 5.5% का, फ्यूचर में और कम हो जाएगा, तो अल्टीमेटली लोग क्या करेंगे, लोग वहां से शिफ्ट होकर के स्टॉक मार्केट में आएंगे। और इसीलिए आज जो लोग स्टॉक मार्केट में, आपको बता दूं इंडिया में आने वाले समय में स्टॉक मार्केट और बढ़ेगा, इसमें और मनी आएगी और लोग पार्टिसिपेट करेंगे और इसका बिजनेस हमेशा बढ़ता ही जाएगा बहुत लंबे समय तक, क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है और इसका जो है ना, ये समझ लीजिए एक बहुत, आप इसको कहो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है इंडिया अपने आप में, तो ये एक बहुत तेज ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है और इसका ग्रोथ बहुत ज़्यादा अभी आगे होना है। तो आज आप इंडिया में इन्वेस्ट करते हो तो आपको हमेशा बेनिफिट ही होगा, ये एक वैल्यू इन्वेस्टिंग है, आप डालोगे पैसा तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, नीचे नहीं गिरेगा। तो इसी के साथ अब आप समझ गए होंगे कि इन्फ्लेशन है क्या, उसका इंपैक्ट पड़ता किस तरीके से है, हमारे इनकम पे कैसे पड़ता है, हमारे एक्सपेंडिचर पे कैसे पड़ता है, हमारी इकोनॉमी पे कैसे पड़ता है, किस तरीके से वो हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। और इससे बचने के उपाय जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए है कि भाई आप जो है जो इन्फ्लेशन प्रूफ सेक्टर्स हैं, आईटी हो गया, आप अगर देखो ध्यान से धीरे धीरे आईटी रिकवर कर रहा है, आप आईटी के चार्ट जाकर के देखो धीरे धीरे रिकवर कर रहा है, आईटी इंडेक्स देखिए, आप एफएमसीजी देखिए धीरे 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 वो इनफ्लो को बढ़ना शुरू ही हो गया था। ठीक है, तो ये चीजें आपको दिखेंगी। तो अब क्या मनी वहां जाएगी, सेफर जो बेट्स होते हैं ना, जिसको बोलते हैं कि थोड़ा सा सेफर बेट होते हैं, वहां पर जाएगी। हाँ, जो डिफेंसिव बेट्स बोलते हैं उसको, डिफेंसिव बेट्स में मनी चली जाएगी, तो वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, वैल्यू जहां पे वैल्यू है वहां मनी शिफ्ट हो जाएगी। तो आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी पोर्टफोलियो को उसी तरीके से, अगर पैसा है तो वहां डालें, फंसे हुए हैं लॉस आपने बुक नहीं किया है
तो अब अभी कोई कुछ कह नहीं सकते आपके, तो क्योंकि जनरली लॉस बुक करके निकल जाना ज़्यादा अच्छा होता है, इस होप में रहने के बजाय कि एक दिन भी रिकवर होकर ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब आपको ये करना है कि भाई अपनी जो है इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर लेनी है। और जो ट्रेडर्स हैं उनके लिए ये है कि आप अपने ट्रेडर को क्या है, अपने को तो पैसा, ट्रेडर रियल में वो है जो अपना पैसा, मतलब उसकी बात कर रहा हूं जो कि शॉर्ट टर्म, बहुत शॉर्ट टर्म या इंट्राडे ट्रेड प्ले करता है या बहुत ही शॉर्ट टर्म प्ले करता है। तो वो क्या है कि वो बहुत ऑलवेज मार्केट में उसका पैसा तो रहता है, बट वो लॉस एंड प्रॉफिट बुक करके निकाल लेता है, वो छोड़ के बैठता नहीं है। ठीक है, तो उसकी जो रोटेशन होती है ना, जो टर्नओवर होता है वो क्विक होता है। तो उस कंडीशन में उसको डायरेक्शन मिल जाएगा, उसको या तो अगर नीचे की तरफ डायरेक्शन मिलता है तो वो वहां से पैसा बनाएगा, ऊपर की तरफ डायरेक्शन मिलता है तो वहां से पैसा बनाएगा, अगर कहीं भी डायरेक्शन नहीं है तो वहां से भी पैसा बनाएगा। तो ट्रेडर को तो तीनों ऑप्शन है। ठीक है, तो ये सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए अब आप इन्फ्लेशन को कैसे टैकल करना है, स्टॉक मार्केट में इसका कैसे यूटिलाइजेशन करना है, ये आप समझ गए होंगे। ये उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जो लोग, जैसा मैंने कहा था, कुछ लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे हैं जो कॉमर्स बैकग्राउंड या ऐसे बैकग्राउंड से हैं जहां से उन्होंने ये सब चीज़ें कुछ थ्योरेटिकली पढ़ी हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं आइडिया है इकोनॉमिक चीज़ों के बारे में। और हम यहाँ क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ये मार्केट नॉमिक्स, मैं इसको मार्केट नॉमिक्स कहता हूँ, क्योंकि हर वो चीज़, इकोनॉमिक की रिलेटेड चीज़ जो मार्केट को अफेक्ट करती है, उसको आपको जानना चाहिए एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट। तभी आप मार्केट के मूड को सही समझ पाएंगे और तभी आप सही डायरेक्शन में ट्रेड ले पाएंगे। तो इन्फ्लेशन बताने का पर्पस यही है कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, जिनको नहीं नॉलेज है इकोनॉमिक्स के बारे में या इम्पैक्ट के बारे में, तो वो समझ लें इस बात को कि ये चीज़ कैसे मार्केट को इम्पैक्ट करेगी और इसको हमको टैकल कैसे करना है, किस तरीके से हमें ट्रेड लेने हैं, किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने हैं, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आपको अब इन्फ्लेशन के बारे में आइडिया मिल गया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।